Hello guys, and today I'm going to start with the developmental biology. वैसे देखो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बेसिक्स मैं बाद में लेके आने वाली हूँ. आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ रीजनरेशन, क्योंकि रीजनरेशन से अगर कोई क्वेश्चन आए तो CSR में आप लोगों का गलत ना हो जाए. बस ये ही सारे नोट्स हैं, बहुत डिटेल समझाऊँगी, लेकिन आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर देखना. ठीक है, तो अब देखो, चलो स्टार्ट करते हैं. रीजनरेशन मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा, छिपकली आई, छिपकली की पूंछ टूट गई तो उसकी वापस थोड़े दिन बाद में पूंछ आ गई. दैट इज़ ओनली रीजनरेशन. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे स्टारफिश है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, इन सब में होता है. स्टारफिश में तो ठीक है फिर भी, पर हाइड्रा और प्लेनेरिया तो पता है टोटल रीजनरेशन दिखा देंगे. मतलब तुम उनका सिर्फ छोटा सा हिस्सा रखोगे और वो पूरा रीजनरेशन दिखा देंगे. तो मतलब तुम क्या समझे? तुम ये समझ गए कि यार अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग लेवल ऑफ रीजनरेशन देखा जाता है. ठीक है, अब कुछ मोड्स होते हैं रीजनरेशन के, जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 मोड्स बता रखे हैं. एक होता है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन, एक होता है एपीमॉर्फोसिस, एक होता है मॉर्फोलैक्सिस, एक होता है कंपनसेटरी रीजनरेशन. अच्छा, होता क्या है ये मैं देखो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगी एकदम बच्चों वाली तरीके से, और फिर मैं डिटेल में लेके जाऊंगी. ओके, तो ओके तो जो स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम समझ लो कि तुम्हारे बाल हैं, वो टूट गए तो वो रीजनरेट हो जाते हैं. स्टेम सेल्स है वहाँ पे. ठीक है, ब्लड सेल्स हैं जैसे कि हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, उससे अलग ब्लड सेल्स भी जनरेट होते हैं. इसका एक क्लासिक एग्जांपल हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्लेनेरिया. प्लेनेरिया जो एग्जांपल है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर प्लेनेरिया का मैंने कोई सा भी हिस्सा तोड़ा ना, मैं सच बता रही हूँ, प्लेनेरिया वापस का वापस जिंदा हो जाता है वहीं से ही. ठीक है, उसमें प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं और उसके अंदर हम सी नियोब्लास्ट देखेंगे. फिर होता है एपीमॉर्फोसिस. एपीमॉर्फोसिस में हम मेजरली एम्फीबियन लिम्ब देखते हैं. उसमें क्या होता है, सेल डी डिफरेंशिएट ब्लास्टीमा बनना, ये सब देखेंगे इसके अंदर. अब इसमें क्या होता है, कोई भी सेल पहले डिफरेंशिएटेड होता है, फिर वो बोलता है नहीं 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 मैं डी डिफरेंशिएट होता हूँ, मैं मेरे फंक्शन वापस मिलूंगा, मैं वापस बच्चों वाली हरकतें करने लग जाऊँगा. ठीक है, मतलब सेल डिवाइड करूँगा. फिर ये बोलता है अच्छा ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया गाइस, मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेरी आर्मी बना के दे दी है, अब मैं वापस डिफरेंशिएट हो जाऊँगा. उसके बाद में आता है मॉर्फोलैक्सिस. मॉर्फोलैक्सिस में क्या होता है कि रीपैटर्निंग, ये शब्द आ गया ना तो तुम रीपैटर्निंग समझते ही समझ जाना कि मॉर्फोलैक्सिस है. ठीक है, मॉर्फोलैक्सिस में क्या होता है कि इसमें एग्जिस्टिंग टिश्यू ही ट्रांस डिफरेंशिएशन दिखाता है. क्या मतलब है कि मतलब जो ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रा लिया है, इसके एग्जांपल में हाइड्रा का मैंने कुछ भी पार्ट यहाँ से तोड़ दिया तो क्या होगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टिश्यूज़ है ना वो ही अपने आप को रीपैटर्न करते हैं और उसके बेसिस पे फिर वो पूरा का पूरा मिसिंग पार्ट वापस जनरेट होता है. लास्ट है कॉम्पनसेटरी रीजनरेशन. अब ये कॉम्पनसेटरी रीजनरेशन ध्यान से सुन लो, क्योंकि तुम में भी होता है, ये लिवर के अंदर होता है, वो जो तुम में है ना इसलिए. ओके, अब जो लिवर है ना, इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं. ठीक है, और वो फिर फंक्शन लेते हैं. अब इसमें कोई डी डिफरेंशिएशन जैसा फलाना डिबाका कुछ होता ही नहीं है. वी आर बेसिक, वी आर ह्यूमंस, वी आर सिंपल. नेक्स्ट स्टार्ट करें. ऑलराइट, स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन. देखो प्लेनेरिया फ्लैटवर्म के अंदर होता है. अगर इसको मैंने बीच में से काटा ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर मैंने पतली स्ट्रिप काटी तो ये अजीब सा प्लेनेरिया बन जाएगा. इसमें सी नियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, इसलिए ये ऐसे नाटक कर सकता है इतने सारे. कभी एक सेल 2 में बन जाता है, अभी कभी बीच में से इसको काटा तो 2 प्लेनेरिया बन गए. भाई क्यों, कैसे, क्या है इनके पास? सी नियोब्लास्ट सेल्स है. क्या है? क्लोनोजेनिक नियोब्लास्ट सेल्स. तो इसमें होता है सी नियोब्लास्ट सेल्स, जो कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं. ये रिप्लेस करते हैं एजिंग सेल्स को. अब ध्यान से देखना, हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहे हैं. सी नियोब्लास्ट सेल्स को अगर हमने, कोई ऑर्गेनिज्म है हमारे पास में प्लेनेरिया, उसको मैंने पूरा का पूरा इरेडिकेट कर दिया, मतलब उसके अंदर मैंने करंट डाल दिया 140 वोल्ट का, मतलब 1750 रेडिएशंस डाल दी तो सारे के सारे सेल्स डाई कर गए. लेकिन एक सी नियोब्लास्ट जिंदा रह गया, उसकी वजह से सारा का सारा प्लेनेरिया वापस बन सकता है. ये इसकी स्पेशलिटी है. अब 6000 होना चाहिए, 600 क्यों लिख रखा है मैंने, 6000 रेडिएशन से भी मैंने किया तो क्या होगा, तो भी ज़िंदा रह जाएगा. अगर हमारे पास में एक सर्वाइव चाहिए, हमें सेल क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक सर्वाइवल चाहिए सेल का, एक भी ज़िंदा रहना तो पूरा का पूरा प्लेनेरिया ज़िंदा ही रहेगा. इफ़ ऑल सी नियोब्लास्ट डिस्ट्रॉय तो कोई रीजनरेशन नहीं होगा, क्योंकि रीजनरेशन करवा ही सी नियोब्लास्ट सेल्स रहे हैं. बाहर से अगर हमने ऐड कर दिया है, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉयड है ये सी नियोब्लास्ट सेल. फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लेनेरिया लिया, इसको पूरे के पूरे मैंने इरेडिकेट कर दिया, इरेडिएशंस दे दी है मैंने इसको, और फिर मैंने बाहर से एक छोटा सा सी नियोब्लास्ट ऐड कर दिया इसमें. सी नियोब्लास्ट ऐड करते ही इसको पता है
मैं कह रही थी कि अगर हमने सी नियोब्लास्ट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, एक सी नियोब्लास्ट ज़िंदा रह गया, एक सी नियोब्लास्ट सेल उसमें रह गया, तो हमारा पूरा का पूरा जो प्लेनेरिया है वो रीजनरेट हो जाएगा। अब इस प्लेनेरिया के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लो, उसके बाद हम सेकेंड वाले पे पहुँचेंगे, विच इज़ कॉल्ड एपीमॉर्फोसिस। प्लेनेरिया के अंदर क्या सीन होता है कि यहाँ पे ना सिग्नलिंग चलती है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा आ जाता है जहाँ से CSR क्वेश्चंस पूछता है। तो हेड टू टेल पोलैरिटी के अंदर क्या होता है कि WNT सिग्नलिंग चलती है। WNT किसको पॉजिटिव मैसेज देगा? बीटा कैटेनिन को, और ये क्या बनाने वाला है? टेल। बीटा कैटेनिन क्या करता है? ब्लॉक किसको करता है? हेड वाले रीजन को ब्लॉक करता है। अब क्या सीन है कि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना, यहाँ पे रेड वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, रेड वाले रीजन के अंदर WNT और बीटा कैटेनिन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन ये रेड वाला रीजन ग्रीन वाले रीजन को ब्लॉक कर रहा है, ओके। इस तरह से देख लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे WNT और बीटा कैटेनिन प्रेजेंट है, ये ब्लॉक करेंगे इस वाले रीजन को, इस वाले रीजन को ब्लॉक कर देंगे, जो ये ट्रांसपेरेंट वाला रीजन है ना, यहाँ पे ERK होता है। और जो सबसे टॉप पे आपको ये हेड दिख रहा है, इसका हेड वाले स्ट्रक्चर पे डार्क ब्लू कलर का, ये नोटम है, ठीक है। तो ERK, नोटम और WNT बीटा कैट। अब क्या होता है कि ERK नोटम एक तरफ है, WNT बीटा कैट एक तरफ है, और दोनों का ग्रुप बन गया भाई साहब, दोनों एक दूसरे के एकदम एंटागनिस्टिक है, दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता लगेगा कि इससे हमें पढ़ने का मौका क्या मिला। अगर हमने WNT को ब्लॉक कर दिया, WNT कहाँ पे था? टेल वाले रीजन में, इसको ही ब्लॉक कर दिया, तो सीधी सी बात है ERK के मज़े ही मज़े, नोटम के मज़े ही मज़े, ये हेड बनाएंगे और एक और हेड बना देंगे इस साइड, ठीक है। तो 2 हेड्स मिलेंगे हमें, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। अगर हमने नोटम को ब्लॉक कर दिया, यानी कि हेड वाला रीजन ब्लॉक कर दिया है हमने, हेड वाला रीजन ब्लॉक कर दिया है, तो अब क्या होगा? बीटा कैटेनिन अपनी मज़े करेगा और ये फैल जाएगा। बीटा कैटेनिन फैलेगा तो वो क्या बनाएगा? टेल। अगर हमने कहा कि बीटा कैटेनिन को ही हमने ब्लॉक कर दिया है, बीटा कैटेनिन एक कोर इफेक्टर होता है, WNT पाथवे से फिर बीटा कैटेनिन एक्टिवेट होता है ना। तो पहले मैंने कहा WNT को आपने ब्लॉक कर दिया, WNT को ब्लॉक हमने करा है तो हेड बनेंगे 2, लेकिन अगर आपने बीटा कैटेनिन को ब्लॉक कर दिया है तो मैं बता दूँ क्या, सिर्फ एक हेड बनेगा और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म हेड बनेगा, इंटायर ऑर्गेनिज्म हेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एपीमॉर्फोसिस पे आ गए हम। सैलेमेंडर में पढ़ते हैं लिम्ब रीजनरेशन, इसमें रीडिफरेंशिएशन दोनों होता है। अगर सैलेमेंडर के हाथ को देखा जाए तो कैसे पता चलेगा कि इसके हाथ को इतना काटा तो इतना ही बड़ा होना है, इतना काटा तो इतना ही बड़ा होना है? क्यों? अगर मैंने यहाँ से नहीं काटा तो ये इतना लंबा हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है बेटा नैग, NAG, नैग, ठीक है। नैग का काम क्या होता है? प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस को बनाना। अब अगर मैंने कहा कि यार नैग का क्या रोल होता है, तो इस ग्राफ से तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नैग किधर, प्रॉक्सिमल वाली साइड पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो डिस्टल साइड है वहाँ पे थोड़ा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसलिए अगर हम यहाँ से काटेंगे तो हमें पता है कि हमें कितना ज़्यादा और ग्रो करना है इसको, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट अप वी हैव इज म्यूटेशंस। म्यूटेशन केस में हम क्या कहते हैं कि अगर हमने न्यूरॉन्स को हटा दिया, न्यूरॉन्स की जो नर्व्स होती है ना, इसके पीछे यहीं पे होती है, नर्व्स को हमने अगर काट दिया तो रीजनरेशन होगा ही नहीं। पर यार मैंने तो अभी कहा कि नैग से रीजनरेशन होता है, तो देखो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वही नैग को रिलीज़ करते हैं। अगर न्यूरॉन्स ही नहीं है तो नैग ही नहीं है, और नैग नहीं है तो रीजनरेशन नहीं है। तो तुम्हें सिंपली एग्जाम में क्वेश्चंस में आ सकता है कि आपको नैग दे दिया है बहुत सारा, ठीक है, लेकिन न्यूरॉन्स है ही नहीं वहाँ पे बिल्कुल भी। अब न्यूरॉन्स नहीं है ना तो रीजनरेशन नहीं होगा, भले ही तुम नैग दो चाहे नहीं दो, रीज़न मीन क्योंकि न्यूरॉन्स आर द वन दैट आर गोइंग टू मेक नैग, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव इज नैग का डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन ये कैसे करवाता है। तो जो नैग है ना, इसका क्या सीन रहता है कि ये कोई एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। क्या नैग प्रेजेंट है ना? इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है यहाँ पे। नैग एक मॉलिक्यूल है जो कि अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, सिग्नलिंग करेगा, और स्पेसिफिकेशन इस सेल की ना हो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करेगा। कैसे? यहाँ पे एक माइक्रो आरएनए होता है, उस पर एक डाइसर मॉलिक्यूल होता है, उसको एक्टिवेट किया, ये माइक्रो आरएनए जा करके एक mRNA पे जाके बाइंड कर देता है, उसके साथ में डबल बॉन्ड्स बना लेता है, उसको पकड़ लेता है। पकड़ लिया इसने mRNA को एकदम टाइट, और अब क्या होगा,
अगर इसने पकड़ लिया इस mRNA को तो ये कहीं जा ही नहीं पाएगा, ये अपना प्रोटीन एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा। प्रोटीन एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा तो ये डी डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा। डी डिफ्रेंशिएटेड सेल नैग की वजह से बना है गाइस, और ये बन जाते हैं मीसेनकाइमल सेल्स। ये मीसेनकाइमल्स डिवाइड करते हैं फास्ट, और फिर उसके बाद में फर्दर ये री डिफ्रेंशिएशन लेते हैं। स्किन सेल्स, मसल सेल्स, नर्व सेल्स वहाँ पे बन जाते हैं बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट। इस पूरी सिग्नलिंग में दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम डाउन रेगुलेट करते हैं। नंबर 1 इज़ MRF4 एंड MYF5। इन दोनों को हमने डाउन रेगुलेट कर दिया है। इसके मतलब इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स सेल के डिफ्रेंशिएशन में हेल्पफुल करते हैं। और नैग क्या कर रहा है यार, यहाँ पे हमें डी डिफ्रेंशिएशन करवाना है, तो हमें डिफ्रेंशिएशन तो करवाना ही नहीं है। और MRFM ये 5 और 4 क्या करवाना है, डिफ्रेंशिएशन। तो इसलिए इस टाइम पे यहाँ पे इन दोनों को हम ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद में लेट मी टेक यू फर्दर, हमें एक और फैक्टर के बारे में देखना है MSX1, जो कि यहाँ पे डी डिफ्रेंशिएटेड स्टेज के अंदर ही रखता है, सेल को डिवाइड करवाता है, सेल की ग्रोथ करवाता है। अगर इसका एक्सप्रेशन हुआ तो सेल क्या करेगा, सेल प्रोलिफरेट करेगा और सेल डिवीजन भी होगी। अब मैं देखती हूँ कि लिम्ब के बारे में थोड़ा सा और है। लिम्ब के बारे में क्या है कि लिम्ब को अगर मैंने कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से, तो इस डायग्राम को ना मैंने यों कर दिया है, मतलब ये है ना, इसको यों कर दिया है, ये इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे ये उंगलियाँ हैं तो मैंने इनको कट कर दिया बीच में से, खचाक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो एपिडर्मिस है, बीच में बोन्स है, साइड में मसल्स है, ये एपिडर्मिस धीरे 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 आगे आएगी। एपिडर्मिस माइग्रेट करेगी, वूंड की तरफ आएगी। यहाँ पे ये वूंड लग रखा है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे खचाक करके कट किया था, तुम्हें पता है, अगर खचाक करके कट करेंगे तो वूंड हो जाएगा। एपिडर्मिस मूव करेगा और इस वूंड को कवर कर लेगा और कुछ इस तरह का दिखेगा। अब ये एपिडर्मिस यहाँ पे मूव करके कुछ सेल्स थिक होंगी और उन थिक एंड सेल को कहेंगे हम AEC। AEC का फुल फॉर्म है एपिकल एक्टोडर्मल कैप। ये थिक सेल्स होते हैं। अब ना लिम्ब डेवलपमेंट में एपिकल एक्टोडर्मल रिज भी होता है, तो उससे आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हो AEC और AER को, पर मेजरली आपको यहाँ पे सिर्फ याद करना है AEC। AEC इधर जाएगा और यहाँ पे रिलीज़ करेगा FGF को। क्या है, कैसे है, लेट अस सी। यहाँ पे मैंने लिख रखा है AEC रिलीज़ करेगा FGF को और वहाँ पे मेसेनकाइमल सेल्स डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कुछ स्टेप्स भी लिख रखे हैं कि यार सबसे पहले अगर कोई वूंड होगा तो वहाँ पे ब्लड इम्यून सेल्स ब्लड क्लॉट बनाएंगे और फिर स्टेम सेल प्रोलिफरेशन होगा। स्टेम सेल प्रोलिफरेशन में ये हुआ कि AEC इधर आया, उसने FGF को रिलीज़ करवाया फैक्टर्स को, और उससे मेसेनकाइमल सेल्स डिवाइड करेंगे। मेसेनकाइमल सेल्स डिवाइड करके क्या बनाएंगे, ब्लास्टीमा, जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स है, सेल का एग्रीगेशन है। तो हमें ये डायग्राम इस तरह से यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ पे छोटे छोटे मेसेनकाइमल सेल्स हैं, ये एपिकल एक्टोडर्मल रिज है, एपिकल एक्टोडर्मल कैप AEC, ठीक है। एपिकल एक्टोडर्मल कैप है जो कि सिग्नल कर रही है FGF को, और यहाँ पे मेसेनकाइमल सेल्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे मेसेनकाइमल सेल्स आ गए हैं, बढ़िया, हमारे को अच्छा खासा अमाउंट मिल गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अब हम नैग को भूल करके बुलाएंगे MRF5 एंड 4 को, ताकि वो रीडिफ्रेंशिएशन करवाएं और यहाँ पे उंगलियाँ वापस बनवा दें, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वूंड करा था, आपको याद है हर चीज़ ढंग से। इसके बाद में हमने बात करी रेटिनोइक एसिड की। देखो मेरी क्लास में आई रियली वांट कि आप लोगों का अटेंशन हो, क्योंकि अगर अटेंशन नहीं हो रहा तो फिर आपको रिपीट करनी पड़ेगी क्लासेस, कोई मतलब नहीं है। रेटिनोइक एसिड के अंदर क्या होता है कि रेटिनोइक एसिड काम उसका होता है प्रॉक्सिमलाइजेशन, प्रॉक्सिमल पार्ट को फॉर्म करने का। तो अगर मैंने हाथ लिया और यहाँ से मैंने इसको खच करके वापस काट दिया तो क्या होगा, कट गया, वुंड बन गया। अब यहाँ पे मैंने स्प्रे कर दिया रेटिनोइक एसिड, भाई रेटिनोइक एसिड जैसे मैंने इसको स्प्रे किया ना, यहाँ से वापस नया हाथ बनेगा। मतलब एक बात बताऊँ क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्बो थी और ये बीच में जैसे तुम समझ लो कि ये ह्यूमरस थी और ये यहाँ पे रेडियस अल्ना थी, ठीक है, और यहाँ पे ये फिर मेटाकार्पल्स कार्पल्स थे। तो यहाँ से वापस एक और ह्यूमरस आएगी डिपेंडिंग अपॉन द रेटिनोइक एसिड जो आपने स्प्रे किया है तो, और उसके बाद में एक नया हाथ जनरेट होगा अगर आपने ज़्यादा रेटिनोइक एसिड स्प्रे किया है तो। थर्ड आता है मॉर्फोलैक्सिस, और इसके बाद में से एक और है। मॉर्फोलैक्सिस के अंदर मेजरली एग्जांपल होता है हाइड्रा का। हाइड्रा जो है, हाइड्रा बेसिक एक एनिमल है। हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक होता है, एक्टोडर्म एंडोडर्म इसमें होते हैं। सिंपल इसका स्ट्रक्चर है, ये वाला एपिकल है, ये बेसल है, इसे हाइपोस्टोम कहते हैं, इसे बेसल डिस्क कहते हैं, इसमें टेंटिकल्स होते हैं। अगर हाइड्रा को 40 पीसेस में कन्वर्ट कर दिया तो फिर 40 के 40 पीसेस वापस रीजनरेट हो जाते हैं, कम्प्लीटली 40 के 40 नए नए हाइड्रा बन जाते हैं। इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। ये एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि पोटेंशियल, अगर मैं आपको कह दूँ
पोटेंशियल एपिकल एंड बेसल सब बना सकते हैं। एपिकल पार्ट कौन सा होता है मैंने बताया था ऊपर वाला, बेसल पार्ट नीचे। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट्स है। पहला वाला है हाइपोस्टोम वाला। हाइपोस्टोम के अंदर यहाँ पे अगर मैंने इसको काट के इतने से हाइपोस्टोम वाले रीजन को यहाँ पे अगर मैंने ग्राफ्टिंग कर दी, ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट में, तो मैं देखूँगी थोड़े टाइम बाद में यहाँ पे एक छोटी सी बड यहाँ पे डेवलप हो गई है, बेड डेवलप हो गई, तो नया एपिको बेसल एक्सेस डेवलप हो गया है। अब बेसल डिस्क के अंदर भी होता है कि अगर बेस से निकाल के मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है तो उसका मतलब यहाँ पे क्या बेस वाला पार्ट जनरेट होगा, हाँ भी हो गया है। थर्ड वाले अंदर मैंने क्या किया कि मैंने लिया हाइपोस्टोम वाला। देखो ये इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो। हाइपोस्टोम वाला यानी कि ऊपर वाला एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे ग्राफ्ट किया, बेसल वाला भी, मतलब मैंने दोनों ले लिया। इन दोनों में मैंने अलग अलग लिए थे। ये वाले में मैंने सिर्फ ऊपर वाला लिया था, इस वाले में मैंने सिर्फ नीचे वाला बेसल वाला लिया था, इसमें सिर्फ हाइपोस्टोम वाला था। इसमें मैंने दोनों ले लिया, हाइपोस्टोम और बेसल। जैसे मैंने इन दोनों को लिया उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में 3 जनरेशन होंगे। पहला वाला क्या होगा, देखो फर्स्ट जो हमको मिलेगा उसके अंदर क्या मिलेंगे, एक वीक सी एपिकल इंडक्शन हुई है। दूसरे वाले में क्या होगा कि कोई भी इंडक्शन नहीं हुई है, ठीक है, कोई भी इंडक्शन नहीं हुई है। और थर्ड वाले में क्या मिलेगा कि हमारे को एक बेसल डिस्क पर, ये अगेन बहुत ज़्यादा छोटी सी है। तो हम कह सकते हैं कि यार ये तीनों फैक्टर्स मिले तो इसका मतलब ज़रूर यहाँ पे भी कुछ स्पेशल है, यहाँ पे भी कुछ स्पेशल है। क्या है वो स्पेशल चीज़, तो ध्यान से देखो। हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट है हाइपोस्टोम वाले रीजन में, और वो सबसे ज़्यादा हाई ही होता है हाइपोस्टोम वाले रीजन में। और देखो ट्राइंगल यहाँ पे पतला हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट कम होता है। फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट नीचे सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऊपर सबसे कम होता है। तो दोनों जानी दुश्मन होते हैं, एक दूसरे के एनिमीज़ होते हैं, ठीक है। जहाँ पे फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट है वहाँ पे हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट नहीं होगा। जहाँ पे हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट है वहाँ पे फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट नहीं होगा। आई होप यू क्लियर, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। नेक्स्ट अप वी हैव इस हाइपोस्टोम के बारे में थोड़ा सा देख लो। हाइपोस्टोम जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। हाइपोस्टोम कहीं और अगर हमने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं तो वो सेकेंडरी एक्सेस भी फॉर्म कर सकते हैं, हेड एक्टिवेशन सिग्नल देते हैं, सेल्फ डिफरेंशिएशन की ताकत होती है इनको, ये बाकियों को ऑर्डर देते हैं कि इनको क्या बनाना है। बट अगर एक तरफ मैं कहूँ कि एक तरफ मैंने हाइपोस्टोम ऐड करा है और उसके जस्ट बाजू में एक और हाइपोस्टोम भी मैंने ग्राफ्ट कर दिया, तो भैया नहीं, ना ना ना, ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ्ट किया, इसके बाजू में जस्ट एक और ग्राफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि यहाँ पे 2 हाइपोस्टोम बन जाएंगे। नहीं बनेंगे, क्योंकि एक हाइपोस्टोम के पास में दूसरा हाइपोस्टोम नहीं कर सकता। मतलब एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। लेकिन मैं कह रही हूँ कि यार एक काम करते हैं, मैं इस हाइपोस्टोम को कहीं यहाँ लगा देती हूँ नीचे की तरफ, तो फिर वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो नो हाइपोस्टोम नहीं बनेगा इस वाले एग्जाम्पल में। हाइपोस्टोम एक्टिवेटिंग फैक्टर ही खुद इनहिबिटरी फैक्टर भी बना लेगा, ठीक है, ये यहाँ पे इसको इनहिबिट कर देगा, और ये ऑर्गेनाइजर सेंटर होता है। नेक्स्ट अप वी हैव इज हाइपोस्टोम के अंदर कौन सी सिग्नलिंग चलती है। हाइपोस्टोम की सिग्नलिंग, हाइड्रा के अंदर, मॉर्फोलेक्सिस के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आता है कि कौन सी सिग्नलिंग है। तुम्हें बताना है WNT सिग्नलिंग। कैसे पता चला, मैंने बताया। WNT सिग्नलिंग में क्या होता है कि बर्ड इलोंगेट कर जाती है। जो भी आपकी हाइड्रा है ना, हाइड्रा की बर्ड इलोंगेट करिएगा, WNT सिग्नलिंग होगी। लेकिन मैंने कहा मिस एक्सप्रेशन, कुछ ना कुछ साइंटिस्ट ने खराबी कर दी, WNT का मिस एक्सप्रेशन कर दिया, तो क्या होगा, WNT सिग्नलिंग की मिस एक्सप्रेशन से एक्टोपिक बर्ड्स बनेंगे, टेंटिकल्स बनेंगे। टेंटिकल्स यूजुअली देखो होते हैं यहाँ पे FGF की वजह से। तो अगर मैं कहूँ ना कि FGF नहीं है और एक्टोपिक बर्ड्स बन गए WNT सिग्नलिंग की वजह से, तो वो गलत हो जाएगा। WNT सिग्नलिंग की मिस एक्सप्रेशन की वजह से एक्टोपिक बर्ड्स बनते हैं। टेंटिकल्स के लिए हमें FGF की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स और कुछ ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, फटाफट से देख लेते हैं। ऑलराइट, तो जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या देखा है, यहाँ पे डोनर हमारे पास में हाइड्रा है, ठीक है। इसका मैंने क्या लिया, हेड टिश्यू फटाफट से यहाँ पे इसकी ग्राफ्ट कर दिया। ये कौन है भाई, इसका खुद का ही मुंडी नहीं है, बिना मुंडी की लाश है ये, ठीक है। इसके यहाँ पे मैंने सिर पे यहाँ पे इसको ग्राफ्ट कर दिया, ठीक है, ये सरकटा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राफ्ट कर दिया है, और ग्राफ्ट करने के बाद मैं कह सकती हूँ कि ये जो हाइड्रा है ना, इसके अंदर कोई हेड नहीं बनेगा, नो एक्सेस, बिल्कुल कोई एक्सेस नहीं बनने वाला है, क्योंकि हेड वाले रीजन में ही डाला है भैया, और यहाँ पे हेड था ही नहीं। नेक्स्ट, डोनर से मैंने निकाल के यहाँ वाला रीजन यहाँ लगा दिया, ठीक है, मतलब बीच में सेंटर में से निकाल के सेंटर में ही ऐड कर दिया, ग्राफ्ट कर दिया, फिर भी कोई सेकेंडरी एक्सेस नहीं। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, आगे देखते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि रैंडम ग्राफ्टिंग है। रैंडम ग्राफ्टिंग अगर आप करोगे तो कोई रीजनरेशन नहीं होगा, ऑर्गेनाइजर सिग्नल्स नहीं है ना, इसीलिए
इसके बाद में मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे मैंने एक और हाइड्रा लिया, डोनर हाइड्रा, और इसकी जो सेंटर वाले हैं वहाँ से मैंने एक ग्राफ्ट लिया और इसके हेड में डाला। इसका हेड ऑलरेडी नहीं था, ये बिना मुंडी की लाश थी, लेकिन अब इसकी मुंडी आने वाली है क्योंकि मैंने इसको यहाँ से लिया। अगर मैं ऊपर से लेती ना हाइपोस्टोम वाले रीजन से तो फिर कोई हेड नहीं बनता। यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, सेकेंडरी एक्सिस बन गया, बधाई हो, इसके बच्चा हुआ है ना। फिर आगे देखते हैं। अब देखो ये वाला है ना, ये भी सब हाइपोस्टोमल टिश्यू ही है और इसको हमने यहाँ पे ग्राफ्ट किया है। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे ग्राफ्ट किया तो सीधी सी बात है, मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे एक और सेकेंडरी एक्सिस बनेगा। हाँ जी, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी एक्सिस बन गया है लोअर प्लेसमेंट की वजह से। हाइड्रा जो होता है ना यार, ये हाइड्रा मतलब इट इज़ वेरी मच टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड ऑर्गेनिज्म है ये, क्योंकि हाइड्रा के अंदर एपीमॉर्फोसिस भी देखा जाता है, ठीक है, और मॉर्फोलैक्सिस भी देखा जाता है, और स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन भी देखा जाता है। और इस पर क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि भाई हाइड्रा के अंदर क्या क्या देखा जाता है। तो तुम्हें बताना है कि अगर हाइड्रा को सिर से काटा तो वहाँ पे मॉर्फोलैक्सिस होगा WNT3 सिग्नलिंग की वजह से, सेल डिफ्रेंसिएशन की वजह से। इसके अंदर अगर इसको सेंटर से काटा, जैसे मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया ये वाला हाइड्रा, छोटा सा प्यारा सा, अगर मैंने इसको हेड वाले रीजन से कन्वर्ट किया, काटा, तो इसमें मॉर्फोलैक्सिस दिखेगा। अगर मैंने इसको सेंटर से कट किया तो इसमें एपीमॉर्फोसिस देखने को मिलेगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें मॉर्फोलैक्सिस, एपीमॉर्फोसिस और कहीं कहीं स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन भी होता है। स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन मैंने सबसे पहले पढ़ाया था। उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको लिवर वाला। लिवर के अंदर क्या सीन रहता है कि लिवर में कंपनसेटरी रीजनरेशन होता है। मैच्योर सेल्स डिवाइड नहीं करते, मतलब ऑफ कोर्स ये डिवाइड क्यों ही करेंगे, मैच्योर सेल्स है भाई। लेकिन मैंने कहा यार लीवर ख़राब हो जाएगा अगर कम उसकी साइज़ है तो उस टाइम पे उसको क्या कहते हैं, उसको ये तो लीवर, क्योंकि उसकी साइज़, मैंने कहा कि यार देखो इतनी साइज़ होती है लीवर की, ठीक है, इसको मैंने काट के इतना वाला पोर्शन फॉर एग्जांपल कट कर दिया। अब क्योंकि मैंने इसको कट कर दिया तो सीधी सी बात है, जो मैच्योर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है अब वो वापस सेल साइकिल के अंदर वापस जाएंगी, लेकिन ये मैच्योर ही है भाई, ये डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। अब ये बनाएंगे हेपाटिक प्रोजेनेटर सेल्स, जो कि देखो बेसिकली इसको पूरा का पूरा डिवाइड करके वापस अपनी साइज़ मेंटेन कर लेंगे। देखो ये हेपाटिक प्रोजेनेटर सेल्स नॉर्मली क्वेसेंट स्टेज में रहते हैं, यानी कि शांत, इनको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, लेकिन ये शांत रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हो गई इंजरी तो फिर ये एक्टिव हो जाएंगी और ये रीजनरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये नॉर्मल चल रही है मेंटोस ज़िंदगी, ठीक है, आम जिंदगी, सॉरी आम जिंदगी चल रही थी। मेंटोस ज़िंदगी में ये होता है कि भैया तुमने ज़्यादा अल्कोहल ले लिया ना, तो फिर मैं बता रही हूँ तुम्हें हेपाटिक प्रोजेनेटर सेल्स नहीं काम करेंगे तुम्हारे, और फिर कोई रीजनरेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये फिर काम ही नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन स्टेज में रहेंगे, तो ये एक्टिव होंगे ही नहीं। इसी के साथ गाइस ये वाली क्लास फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एजिंग पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट एंड कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। और क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन में लेके आ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम लोग इसको रिवाइज कर लो। थैंक यू, बाय।